पुनर्जन्म लेकर प्रलय आने से पहले मैंने सबसे पहला काम यही किया कि सीधे 300 मीटर ऊंची इमारत से छलांग लगा दी। मुझे पता था कि नीचे गिरते ही मेरा शरीर चकनाचूर हो जाएगा, फिर भी मैं जरा भी नहीं डरा, क्योंकि 3 दिन बाद दुनिया का अंत होने वाला था। आसमान से अनगिनत रहस्यमयी बैंगनी उल्काएं धरती पर गिरेंगी। उनमें मौजूद वायरस 90% इंसानों को संक्रमित कर देगा और वे ज़ॉम्बीज बन जाएंगे। जानवर भी भयानक म्यूटेंट बीस्ट्स में बदलकर इंसानों का शिकार करने लगेंगे। सिर्फ कुछ ही जानवर अपनी चेतना बचा पाएंगे और बेहद ताकतवर बनेंगे। वहीं कुछ बचे हुए इंसानों की स्पेशल पावर्स जाग जाएंगी। वे ज़ॉम्बीज और म्यूटेंट बीस्ट्स के शरीर के अंदर मौजूद एनर्जी कोर निगलकर अपनी ताकत बढ़ा सकेंगे। लेकिन हर इंसान की पावर जागने की शर्त अलग होती है। किसी की मौत के मुहाने पर, किसी की सोते वक्त, तो किसी की बाथरूम जाते समय। पिछली जिंदगी में मेरी कोई पावर नहीं जागी थी। मुझे सिर्फ एक बेकार इंसान समझकर पूरी प्रलय में नौकर की तरह इस्तेमाल किया गया। लेकिन उसी वजह से मुझे पावर जागने का तरीका पता चल गया। अब जब मुझे दूसरी जिंदगी मिली है तो मैं वही इंसान बनूंगा जो पूरी प्रलय की दुनिया बदल देगा। इस वक्त प्रलय आने में सिर्फ 3 दिन बाकी थे। मैं राजधानी की सबसे ऊंची 300 मीटर से ज्यादा ऊंची टावर पर खड़ा था। नीचे लोगों की भीड़ मुझे छोटे छोटे बिंदुओं जैसी दिखाई दे रही थी। अगले ही पल मैंने दोनों हाथ फैलाए और सीधे नीचे छलांग लगा दी। 2.5 सेकंड बाद मेरे कानों में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। पावर अवेकनिंग, SSS रैंक डिवाइन एबिलिटी, 7 डेडली सिंस, प्राइड, राथ, स्लॉथ, ग्रीड, ग्लटनी, लस्ट, एनवी। ये सातों उन दैत्य प्राणियों की शक्तियां हैं जिन्होंने कभी देवताओं के विरुद्ध पाप किया था। अब से तुम उनकी सारी शक्तियां हासिल कर सकते हो। मैंने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। उस समय जमीन मुझसे सिर्फ कुछ मीटर दूर थी। अगले ही पल मैं खून के ढेर में बदल जाता। लेकिन तभी एक तेज चीख जैसी आवाज गूंजी और मेरा पूरा शरीर अचानक हवा में रुक गया। 7 डेडली सिंस, स्लॉथ, अनडाइंग पिग बर्ड की उड़ने की क्षमता। मैं हवा में तैरने लगा। नीचे खड़े लोग यह नजारा देखकर पूरी तरह हैरान रह गए। क्या ये कोई मैजिक है? एक पेट्रोल पुलिस ऑफिसर ने तुरंत वायरलेस उठाया। हेलो हेडक्वार्टर्स, ऑफिसर 0527 रिपोर्ट कर रहा हूँ। साउथ डिस्ट्रिक्ट में असामान्य घटना हुई है। मैंने अपनी आंखों से एक आदमी को उड़ते हुए देखा है। मैंने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया, सीधे आसमान में उड़कर वहाँ से निकल गया। पीछे सिर्फ लाल रंग के बादलों की एक लकीर रह गई। प्रलय आने से पहले के इन 3 दिनों में ऐसी अजीब घटनाएं लगातार होने वाली थी, इसलिए पुलिस मुझे नोटिस भी कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बचे हुए 3 दिनों में मुझे पूरी तैयारी करनी थी। मैं 5 साल तक प्रलय में जिंदा रहा था। मुझे अच्छी तरह पता था कि उस दुनिया में सबसे कीमती चीजें क्या थी। खाना, हथियार, इक्विपमेंट और ऑयल। सबसे पहले मुझे खाने का इंतजाम करना था। मैं सीधे एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री पहुंचा। वहाँ मैंने पहले से तैयार की हुई लिस्ट फैक्ट्री ओनर को दे दी। ये सारा सामान 3 दिन के अंदर इस एड्रेस पर पहुंचा देना। लिस्ट देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। सर, ये सारा सामान हमारे वेयर हाउस में मौजूद है। 3 दिन के अंदर सब कुछ आपके एड्रेस पर पहुंच जाएगा। मैंने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। जरूरी सामान का इंतजाम करने के बाद मैं एक 5 स्टार होटल पहुंचा। मैंने बिना सोचे पूरी प्रेसिडेंशियल सूट 3 दिनों के लिए बुक कर ली ताकि उसे अस्थायी ठिकाने और सामान रखने की जगह बना सकूं। अगली सुबह फैक्ट्री ओनर सारा सामान लेकर होटल पहुंच गया, लेकिन होटल मैनेजर ने उन्हें बाहर ही रोक दिया। क्या कर रहे हो तुम लोग? हमारे होटल में ये सब सामान नहीं आएगा, बाहर ले जाओ। मैंने भौहें सिकोड़ते हुए तेज कदमों से उनकी तरफ बढ़ा। मुझे देखते ही फैक्ट्री ओनर ने राहत की सांस ली। बॉस ली, आप आ गए, ये हमें अंदर नहीं जाने दे रहा। होटल मैनेजर ने मुझे घूर कर देखा। ये सामान तुमने मंगवाया है? हाँ, मैं इस होटल में ठहरा हुआ हूँ। नियम के हिसाब से ये सामान मेरे कमरे तक पहुँचाया जा सकता है। मैनेजर कुछ देर चुप रहा। नियम तो यही है कि डिलीवरी और कुरियर गेस्ट के कमरे तक जा सकते हैं, लेकिन तुम्हारा सामान कुछ ज्यादा ही नहीं है। मुझे तो लगता है तुम यहाँ रहने नहीं बल्कि हंगामा करने आए हो। उसकी बात सुनकर सबकी नजर होटल के बाहर गई। वहाँ पूरे 3 बड़े ट्रक्स खड़े थे। कई मेहमान एक दूसरे को देखने लगे। ये रहने आया है या होटल को वेयर हाउस बना दिया है? तभी एक दबी हुई आवाज सुनाई दी। इसके बाद एक जवान लड़का और एक खूबसूरत लड़की बाहर आई। लड़की बेहद खूबसूरत थी, जबकि लड़का साधारण शक्ल का था और उसकी लंबाई भी उससे कुछ कम थी। जैसे ही जाओ हेंग ने लड़की के मुंह से मेरा नाम सुना, वह सीधे मेरे पास आ गया। तो तुम वही एक्स बॉयफ्रेंड हो जिसके बारे में उसने बताया था? उसने तो कहा था तुम एक कंगाल हो, फिर मेरे होटल में रहने की हिम्मत कैसे कर ली? मैनेजर ने जो हेंग को देखते ही पूरी घटना जल्दी जल्दी बता दी। आखिर में मेरी तरफ देखकर ताना मारते हुए बोला, मैं सोच रहा था कौन है, तो ये वही निकला जिसकी गर्लफ्रेंड यंग मास्टर हेंग छीन ले गया था। कोई हैरानी नहीं कि ये यहाँ हंगामा करने आया है, लगता है बदला लेना चाहता है। इतना सुनते ही आसपास के लोगों की नजरों में मेरे लिए नफरत और बढ़ गई। लड़की ने ठंडी आवाज में कहा, लिन श्याओ, सच में नहीं सोचा था कि तुम ऐसे इंसान हो। पहले जब मैं तुमसे यहाँ एक रात रुकने की बात करती थी तब तुम मना कर देते थे। अब यंग मास्टर हेंग मुझे यहाँ लाया है तो जलन हो रही है। मैं एक पल के लिए हैरान रह गया। तुमसे जलूं? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मेरे पास तुम लोगों पर समय बर्बाद करने का वक्त नहीं है, रास्ते से हटो। उसी समय होटल रिसेप्शन पर काम करने वाली एक लड़की आगे आई। मैनेजर, यंग मास्टर हेंग, इस गेस्ट ने सचमुच 3 दिनों के लिए प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक की है। वो तो आपके बगल वाला प्रेसिडेंशियल सूट है। इतना सुनते ही मैनेजर ने पलटकर लड़की के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। आज पहला दिन है क्या तुम्हारा? ऐसे आदमी को भी प्रेसिडेंशियल सूट दे दिया? जरा इसके कपड़े देखो, कहाँ से लगता है कि ये प्रेसिडेंशियल सूट में रुक सकता है? ये साफ साफ यहाँ यंग मास्टर हेंग से बदला लेने और हंगामा करने आया है, और तुमने इसे यंग मास्टर हेंग के बगल वाले कमरे में ठहरा दिया। थप्पड़ खाने वाली लड़की ने दर्द से अपना चेहरा पकड़ दिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। मैनेजर की बातें सुनकर लड़की का चेहरा बदसूरत हो गया। उसका गोरा चेहरा शर्म और गुस्से से लाल पड़ गया। लिन श्याओ, तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम पागल हो क्या? जो हेंग भी ठंडी हंसी हंस पड़ा।
लिन श्याओ, रुयान ने मुझे बताया था कि तुम्हारे माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। तुम जैसे अनाथ का ऐसा बन जाना मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरे होटल में आकर ऐसी घटिया हरकत करना ये तुम्हारी गलती है। उसकी बात सुनते ही मेरी आंखों की बेपरवाही गायब हो गई। उनकी जगह खौफनाक गुस्सा भर गया। तुम मौत को बुला रहे हो। अगले ही पल जाओ हेंग ऐसे उड़कर पीछे जा गिरा जैसे पतंग की डोर कट गई हो। उसी समय मेरे दिमाग में वही रहस्यमयी आवाज फिर गूंज उठी। कत्ल करने की तीव्र इच्छा के साथ मैं एक एक कदम जो हेंग की तरफ बढ़ने लगा। वह डर के मारे जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था। नहीं, होटल मैनेजर भी बुरी तरह घबरा गया। सिक्योरिटी, तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी यंग मास्टर हेंग को बचाओ। तुरंत कई सिक्योरिटी गार्ड्स मेरी तरफ दौड़ पड़े मुझे पकड़ने के लिए, लेकिन वे मेरे सामने टिक ही नहीं सके। कुछ ही सेकंड में सभी गार्ड्स जमीन पर पड़े कराह रहे थे। यहाँ तक कि उनके हाथों में मौजूद स्टील रॉड्स भी मैंने नंगे हाथों से तोड़ डाली। मैं जमीन पर पड़े गार्ड्स को पार करता हुआ सीधे जो हेंग के सामने पहुंच गया। लिन श्याओ, रुक जाओ। रुयान की चीख गूंज उठी। उसकी आंखें डर से भरी हुई थी। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैं सीधे जाओ हेंग के सामने जाकर खड़ा हो गया। मेरे शरीर से निकल रही जानलेवा किलिंग इंटेंट ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और डर के मारे लगातार गिड़गिड़ाने लगा। ब्रदर ली, मुझे माफ कर दो। गलती मेरी थी। मुझे तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए थी। बस मुझे मत मारो। जो कहोगे वही करूंगा। सब मान लूंगा। उसकी भीख सुनकर मैं एक पल के लिए चौंक गया। मेरी आंखों की लालिमा थोड़ी कम हुई। अभी क्या 7 डेडली सन्स की राइट पावर ने मेरे दिमाग पर असर डाला था? मैंने जमीन पर टूटी हुई स्टील रॉड्स की तरफ देखा और हल्की मुस्कान आ गई। राइट ने जो अपार ताकत दी थी वह सचमुच अपने नाम के लायक थी। आखिर मैंने अभी अपनी सिर्फ 30% ताकत ही इस्तेमाल की थी और डिवाइन क्लास पावर की असली क्षमता तो इससे कहीं ज्यादा थी। मैंने फिर जाओ हेंग की तरफ देखा। वह इतना डर चुका था कि उसकी हालत देखने लायक थी। वह लगातार जमीन पर सिर पटकर माफी मांग रहा था। ब्रदर ली, बस इस बार मुझे छोड़ दीजिए। मैं कसम खाता हूँ दोबारा आपको परेशान नहीं करूंगा और रूयन भी आपको वापस दे दूंगा। ये सुनकर रूयन वहीं की वहीं जम गई। ये बेवकूफ मुझे वापस लिन श्याओ को देने की बात कर रहा है, लेकिन जमीन पर पड़े कराहते हुए गार्ड्स को देकर वह कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। मैंने शांत स्वर में कहा, ऐसी औरत तुम ही रखो। ये सुनते ही रूयान गुस्से से फट पड़ी। लिन श्याओ, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम जैसे कंजूस निकम्मे के साथ रहना मुझे भी मंजूर नहीं। उसी समय कुछ दूरी पर एक पुलिस कार आकर रुकी। फिर कई यूनिफॉर्म पहने पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पहुंचे। यहाँ किसने मारपीट की है? हमें शिकायत मिली है। टीम लीडर ने गंभीर नजरों से पूरे माहौल को देखा। जब उसकी नजर जमीन पर पड़े सिक्योरिटी गार्ड्स और टूटी हुई स्टील रॉड्स पर पड़ी तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। जाओ हेंग ने पुलिस को देखते ही राहत की सांस ली। वह कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक उसे मेरी बर्फ जैसी ठंडी नजर महसूस हुई। वह पूरा कांप उठा। मेरी आंखों में देखते ही उसने घबरा कर लार निकली। उसे महसूस हुआ अगर उसने सच बोल दिया तो शायद पुलिस के सामने भी उसकी जान चली जाएगी। अगले ही पल वह जबरदस्ती हंस पड़ा। ऑफिसर, कोई लड़ाई नहीं हुई। हम लोग शॉर्ट ड्रामा की शूटिंग कर रहे थे। शायद किसी ने गलत समझकर पुलिस बुला ली। टीम लीडर एक पल के लिए चौंक गया। उसने शक भरी नजर से जाओ हेंग को देखा। कुछ देर सोचने के बाद वह मुड़कर अपने साथ आए ऑफिसर से बोला, चलो वापस चलते हैं। एक ऑफिसर धीरे से बोला, लेकिन सर जमीन पर तो खून भी पड़ा है। टीम लीडर ने धीमी आवाज में जवाब दिया, ये जाओ ग्रुप का यंग मास्टर है। लगता है किसी बड़े आदमी से पंगा ले बैठा है और बुरी तरह हार गया। शहर में पहले ही इतनी घटनाएं हो रही हैं। क्या हर छोटी बड़ी बात में पड़ोगे? पुलिस के जाते ही मैं मुस्कुराया और जाओ हेंग के कंधे पर हाथ रखा। अच्छा किया। अब मेरा सामान अंदर जा सकता है? बिल्कुल, जरूर जा सकता है। 1 घंटे बाद मेरा सारा सामान प्रेसिडेंशियल सूट में पहुंचा दिया गया। मैं खिड़की के बाहर देखते हुए सोचने लगा। प्रलय आने में अब सिर्फ 2.5 दिन बचे थे। खाना और अस्थायी ठिकाना तैयार था। अब समय आ गया था कि पिछली जिंदगी के पुराने हिसाब भी चुका कर दिए जाए।